हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना शिक्षक यूट्यूब चैनल पर। सीटेट 2019 के लिए आपको तैयार हो जाना है, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलर बने रहने पर आपको मिलेंगे ये अंक 27, 28, 29 और 30। इन 4 अंक में से कौन से भी नंबर आपके हो सकते हैं, क्योंकि ये 27वां नंबर है जो ये तो मेरा पूरा हो चुका है रीट में। और जो सीटेट का टास्क है वो तो मैं 2015 में ही पूरा कर चुका हूँ। तो आप भी हो जाइए तैयार, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो अपलोड होते ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सभी के लिए विद्यार्थियों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है? सभी विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा, इसका अर्थ हो रहा है कि किसी भी पृष्ठभूमि, विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि, या फिर ये कहे तो बच्चे का स्तर कौन सा कैसा भी हो, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता की टाइप से वो बच्चे कोई कैसे भी हो, सभी के लिए शिक्षा तो वो होती है अपने समावेशी शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए शब्दावली है, और क्या है अभिप्रेरणा और अंत बदलाव। अभिप्रेरणा जो है वो उसमें अंत बदलाव हो जाता है। उत्प्रेरणा प्रेरक या पुरस्कार बोले उसको, संवेग बोले या आवश्यकता, तो सही आंसर होगा अपना आवश्यकता, क्योंकि आवश्यकता जब व्यक्ति की होती है तो उसकी प्रेरणा में अंत बदलाव हो जाता है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? बिल्कुल यहाँ पे सकारात्मक दिया है तो अपने को नेगेटिव पॉइंट देखना है। माता पिता का दबाव, इसमें दबाव नेगेटिव पॉइंट है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ये नहीं हो सकता है। सहपाठियों द्वारा प्रतियोगिता, ये नहीं हो सकता है। और अर्थपूर्ण संबंध, बिल्कुल अपना चौथा ऑप्शन सही जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। बिल्कुल विद्यालय आधारित आकलन वो आकलन है जिसे हम बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका पहला ऑप्शन है अपना व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। दूसरा है उन पर अधिक कार्य करने का बोझ, बिल्कुल गलत हो चुका है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, बिल्कुल ये भी गलत हो चुका है। अगला है शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन नहीं होगा इसमें। तो अपना ए ऑप्शन जाएगा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। अगला है छात्राएं, बिल्कुल ऑप्शन है अपना भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है, बिल्कुल ये लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो चुका है ये ऑप्शन। तो अगला गणित के सवाल अच्छे सीखती है, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है तब जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है, ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अगला है अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, बिल्कुल अपनी हम उम्र के लड़के हैं उनमें गणित में उन्हीं की तरह अच्छी है, बिल्कुल अपना जो तीसरा ऑप्शन है वो सही जाएगा। अगला है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास के द्वारा उनकी दी गई त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार रिक्त स्थान द्वारा दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पे क्या दिया है देखना है, अभ्यास और त्रुटियों को कम कर रहा है, वो रेगुलर अभ्यास कर रहा है, तो बिल्कुल अभ्यास का नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। तो लेवाइगोट्स्की ने क्या दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या बोले इसको सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। दूसरा है ई एल थार्नडाइक, इनका अभी अभ्यास का नियम है, बिल्कुल तो अपना दूसरा ऑप्शन सही जाएगा। और जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और वाटसन जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। अगला एक क्वेश्चन अपना निकल के आ रहा है, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। सिद्धांत चित्र है यहाँ पर, पहला तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं, बिल्कुल अपना पहला ही ऑप्शन सही जाएगा। जो तर्कपूर्ण जो योग्यता है उसको विकसित करता है तर्कपूर्ण ढंग से, सिद्धांत चित्र है वो, बिल्कुल अपना ये ऑप्शन सही जाएगा। अगला है निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। अब निगमनात्मक जो है वो होता है बच्चों की कमियों को ढूंढता है, फिर उसके बाद में उसका होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो पहला ऑप्शन है अपना अन्वेषण सीखना और स्वतः खोजपरक संबंधी पद्धतियाँ। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, बिल्कुल इसमें बी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि जो निगमनात्मक शिक्षण होता है उसमें छात्रों की कमियों का पता लगाया जाता है। तो ये और वो चलता है हमेशा, निगमनात्मक तर्कणा चलती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, क्योंकि आगमन चलती है अपने विशिष्ट से सामान्य की ओर।
तो अपना बी ऑप्शन जाएगा। अगला कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद, बिल्कुल यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह वाली बात हो रही है। तो पहला है अपना महिलाएं शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। दूसरा शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल करता है। जो लैंगिक पूर्वाग्रह है और जो जेंडर विभेद है वो निष्पादन शिक्षार्थियों के निष्पादन को बिल्कुल प्रभावित करता है। ये लड़का है ये नहीं करेगा, लड़की है वो करेगी। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख बिल्कुल पतन की ओर ले जा रहा है। प्रयोगों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। जो निष्पादन है, निष्पादन बोले तो उसको परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को कम करेगा। तो अपना सी ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन ही सही जाएगा। और एक और ऑप्शन दे रखा है इसमें, पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों का निष्पादन का कारण बन सकता है। ये भी गलत हो चुका है, तो अपना तीसरा ऑप्शन जाएगा। अगला है विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बिल्कुल यहाँ पे विद्यार्थियों की असफलता के बारे में और उसका कारण पूछ रहा है। सही है जो बताना है अपने को, 3 गलत है इसमें। तो जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको देखना है अपने को, और जो नेगेटिव है वो उसको नहीं देखना है। विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। ये तो बिल्कुल योग्यता है वो किसी जाति से संबंधित नहीं होती है। अगला है विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। बिल्कुल ये गलत हो चुका है, पुरस्कार द्वारा ही अधिगम करेंगे बच्चे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगला है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक होता है। ये जहाँ तक है ठीक है। अगला है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो बिल्कुल अपने इसमें जो सही ऑप्शन होगा बी, तीसरा और चौथा। तो इसमें ये तीसरा और चौथा दूसरे ऑप्शन में, तो ये अपना सही जाएगा। अगला है 2 विद्यार्थी एक अवतरण को पढ़ते हैं। अब कौन सा भी टॉपिक हो सकता है, अब उसको 2 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, फिर उनकी बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उसका टॉपिक का जो अर्थ है वो दोनों भिन्न भिन्न अर्थ उसका लगाते हैं। तो उसके बारे में निम्नलिखित में से जो सत्य है उसको बताना है अपने को। पहला संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। अब जो बात पूछ रहा है वो तो बताओ पहले, ये तो गलत हो चुका है, इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा, बता दिया इसने। तो दूसरा संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। ये बात तो हो ही नहीं रही है यहाँ कि दोबारा पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे तो उसका अर्थ अपने को बताना है। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, ये भी गलत है। अगला संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। बिल्कुल जो अधिगम जो व्यक्ति सीखता है उसका जो कारण है विभिन्न विधियों को से प्रभावित, जिस टाइप से वो सीखता है, जिस ट्रिक से वो सीखता है, अलग अलग ट्रिक से सीखता है, उसको सीखने का जो तरीका है वो उसको प्रभावित करेगा। अगला है यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें वो, अब शिक्षिका क्या चाहती है कि बच्चा जो है वो अपना समस्या समाधान का जो कौशल है उसको बिल्कुल हल कर ले, प्राप्त कर ले। तो उसके लिए वो क्या करेगी, प्रश्न पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। दूसरा है अपना बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्र। ये तो गलत हो चुका है क्योंकि इसमें स्मृति पर आधारित होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अब प्रत्यास्मरण रटना, ये तो गलत हो चुका है। और ड्रिल और अभ्यास के द्वारा भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे समस्या है। तो यहाँ पे होगा अपना ए ऑप्शन, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। अगला है कक्षा तक पहुँचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो पहला शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट शब्द गलत है। शिक्षक के हौसले पस्त कर देना, ये भी गलत हो चुका है। शिक्षक की किसी उद्देश्य पूर्ति, ये भी गलत हो चुका है। और अपना चौथा ऑप्शन सही जाएगा, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करता है। बिल्कुल शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता और शिक्षण युक्तियाँ। और चौथा ऑप्शन अपने शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो इसमें जो दिए हैं ऑब्जेक्टिव चारों सही है, तो अपना दूसरा ऑप्शन जो है सही जाएगा। अगला है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो पहला है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में जो सत्य है उसको देखना है, और 3 असत्य है इसमें। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारण तो नहीं हो सकता है। दूसरा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल अपना बी ऑप्शन है वही सही जाएगा। अगला है जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण से प्रत्यय से क्या तात्पर्य। बिल्कुल जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया है और उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड है, स्कीमा है, संरक्षण है, इन सब का अर्थ आपको जानना बहुत ही जरूरी है।
तो इसमें जो संरक्षण का जो अर्थ है, इसमें दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। दूसरा, वन्य जीव, बिल्कुल गलत हो चुका है, वन्य जीव वाली बात नहीं। इसमें कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाती है। अपना तीसरा ऑप्शन सही जाएगा इसमें। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियाँ वो बदल जाती है। इसका अर्थ होता है संरक्षण, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो पहला इसमें अधिगम का आकलन है ना। तो शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना करता है। कभी भी शिक्षार्थी तुलना नहीं करता है दो बच्चों में, उसके निष्पादन की, उसके परफॉर्मेंस की। दूसरा है अपना, शिक्षक विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को ध्यान देने के अलावा उसकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। बिल्कुल ये पॉजिटिव पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तर की तुलना करता है और उसका आकलन करता है, ये भी गलत है। अगला है, क्योंकि यह मानक उत्तर से उसकी तुलना करेगा बच्चों के उत्तर, क्योंकि बच्चा सृजनशील होता है और क्रिएटिविटी होता है, वो उसके दिमाग से लिखता है या फिर दिमाग से उसका जो समस्या का समाधान करता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत हो चुका है। अगला, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक में दिया है उसी के अकॉर्डिंग बच्चा नहीं चल सकता है, तो अपना ए ऑप्शन ही सही जाएगा इसमें। अगला, जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। अब विविध पृष्ठभूमि के बारे में मैंने ऊपर ही बताया है कि बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आ सकता है, उसका जो आर्थिक स्तर है, सामाजिक स्तर कैसा है, किसी भी पृष्ठभूमि से, चाहे उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, वहाँ पर एक प्रभावी शिक्षक है, उसको क्या करना चाहिए। समान आर्थिक पृष्ठभूमि विद्यार्थियों का समूह बनाएगा, नहीं बनाना है समान आर्थिक पृष्ठभूमि। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, ये भी गलत हो चुका है। अगला, समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना। और अगला, सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखी करना तो नहीं हो सकता है। तो समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उसकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना। बिल्कुल सांस्कृतिक जो जानकारी उस पर ध्यान देना उसको आवश्यक है, क्योंकि हर बच्चा भिन्न भिन्न होता है व्यक्तिगत भिन्नता में। तो बच्चे की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसी के अकॉर्डिंग वो अधिगम करेगा, तो उसके लिए जो शिक्षण विधि लागू होगी वो उसी के हिसाब से वो शिक्षण विधि उस पर लागू करेगा। तो अपना इसमें तीसरा ऑप्शन है वो सही जाएगा। अगला है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अपना ऑप्शन है संज्ञान और संवेग के बारे में पूछ रहा है। संज्ञान का अर्थ होता है मानसिक विकास, मानसिक विकासात्मक सिद्धांत, या फिर संज्ञानात्मक विकास, या फिर जांडिक ज्ञान मीमांसा, बहुत सारे नाम है संज्ञान के। तो इसमें संवेग, बिल्कुल आपने आपके मैकडूगल जो महोदय है उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। तो इन दोनों में जो संबंध, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो संवेग संज्ञान को प्रभावित करते, किंतु नहीं हो सकता है, क्योंकि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें बिल्कुल देखते हैं कि देखो कौन सा सही है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं, संज्ञान व संवेग परस्पर जुड़े हुए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन अपना सही जाएगा। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। अब विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं। सहयोगी अधिगम और समवयोगों से सीखना, अब उसके बारे में अपने को बताना है। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत हो चुका है। केवल कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत हो चुका है। सक्रिय रूप से निरुत्साहित शब्द आ चुका है, ये भी गलत हो चुका है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे कि समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, बिल्कुल अपना चौथा ऑप्शन सही जाएगा। अगला है, कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? बिल्कुल यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन देखना है और जो सही नहीं है उसको देखना है। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है और इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। बिल्कुल ये तीनों पॉजिटिव पॉइंट है और यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए अपना चौथा ऑप्शन जाएगा, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। अगला है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की रिक्त स्थान की योग्यता का आकलन करते हैं। अब बहुविकल्प जो प्रश्न है, रिक्त स्थान है या बहुविकल्प चुनकर लिखना है, उसमें सत्य तो वो किसी योग्यता का मूल्यांकन करते हैं। तो सही उत्तर की व्याख्या नहीं की जा सकती, निबंधात्मक प्रश्नों में व्याख्या होती है। सही उत्तर की पहचान करने में, इसको भी देखें, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने में अपना तीसरा ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि बच्चा उस
को ऑब्जेक्टिव को देखकर सोचता है कि इसका क्या हो सकता है, बिल्कुल उसका स्मरण करता है। तो अपना तीसरा ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि कक्षा में परीक्षण होता है, उसमें अच्छा प्रदर्शन में असफल हो जाता है एक बच्चा, तो इसमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि वो असफल क्यों हुआ, उसका कारण। आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। अगला है, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, बिल्कुल गलत हो चुका है। बच्चे कुछ निश्चित क्षमता नहीं होती है और कमियों के साथ पैदा होते हैं, ये तो गलत हो चुका है। अब इन दोनों में देखना है तो अपना बी ऑप्शन सही जाएगा। पाठ्यक्रम जो है अपना शिक्षण पद्धति जो है और आकलन मतलब अपने को जो मूल्यांकन करने की पद्धति है, इन पर विचार करने की आवश्यकता है। अगला है, मूल्यांकन का उद्देश्य है धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, नहीं हो सकता है। जिन बालकों में उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। अगला देखते हैं, अधिगम की कठिनाइयों और समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, बिल्कुल अपना तीसरा ऑप्शन सही जाएगा इसमें। अगला है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है पहला है अपना प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। दूसरा है विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति करना और ग्रेड्स प्रदान करना। तो अपना ए ऑप्शन सही जाएगा इसमें, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन जो है उसकी योजना बनाना। अगला है साक्षी अभिक्रमित अनुदेशन, जिसके द्वारा विकसित किया गया है। तो जो क्राउडर महोदय है उनके द्वारा जो है साक्षी अभिक्रमित अनुदेशन विकसित किया गया है। अगला है लास्ट क्वेश्चन अपना तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्बर्ट प्रणाली जो अभी फिलहाल करंट में चल रही है के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है। तो पहला अपना प्रस्तुतिकरण तुलना, ये गलत है, तो इसका सही ऑप्शन मैं बता देता हूँ। अपना तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, प्रस्तावना सबसे पहले होगी, प्रस्तुतिकरण उसके बाद होगा, फिर तुलना की जाएगी, फिर सामान्यीकरण किया जाएगा और उसके बाद में लास्ट में उसका अनुप्रयोग किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।